चलो ये दो क्वेश्चन देना। सबसे पहले बात करते हैं, प्रोसेस ए बी का नाम बताओ। ए से बी में क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया आइसोथर्मल। अब देखो ऊपर जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा, तो वॉल्यूम कम पे क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। क्या चीज है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो बी से सी आइसोबारिक। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा, तो क्या होगा? आइसोबारिक एक्सपेंशन। सी से डी आइसोथर्मल, और प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। डी से ए आइसोबारिक, और क्या चीज है? कंप्रेशन। हो गया। अब ग्राफ किसका प्लॉट करना है? एक तो अपने को पी वर्सेस, अच्छा पीवी में देखो दो आइसोथर्मल, तो मतलब दो तो हाइपरबोला बनेंगे, और दो आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो दो लाइन तो ऐसी आएंगी क्या? ये अभी डॉटेड लाइन बना रहे हैं ना, कैसे? प्रेशर कांस्टेंट हो गया, इसके बीच में ग्राफ होगा, तो इसमें दो तो क्या बनाने हैं अपने को? ऐसे बन गया हाइपरबोला, और ये जोड़ दो। अब ए से बी आइसोथर्मल, और क्या चीज है? कंप्रेशन। देखो से ए से बी जाने पे कंप्रेशन हो रहा है, फिर बी से सी पे क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। फिर सी से डी में भी क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। और डी से ए में क्या हो रहा है? कंप्रेशन। मैच कर गया सर? दो पैरेलल लाइन बन गई वो वाली आइसोबारिक वाली, और दो हाइपरबोला बन गए। ए से बी में, हाँ तो इसमें तो प्रेशर इंक्रीज हो, क्या होगा? आइसोथर्मल एनर्जी। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ए से बी में, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन है, सॉरी वॉल्यूम घट रहा है, कंप्रेशन। अच्छा पीवी के बाद एक और कौन सा बनाना है? वीटी। अच्छा वीटी ग्राफ में अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनता है क्या? तो दो इसमें कौन से प्रोसेस हैं? आइसोबारिक, तो दो क्या बनेंगे? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो काम करते हैं ऐसे दो शो कर देते हैं, ये फिक्स है। अब इसके बाद दो इसमें कौन से प्रोसेस हैं? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। देखो आइसोथर्मल एक बन गया, चेक करो सही क्या? दोनों आइसोथर्मल की लाइन होगी क्या? अब दो ये जोड़ दो। अब बताओ ए से बी में क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट और कंप्रेशन होना चाहिए, और फिर बी से सी में क्या होना चाहिए? एक्सपेंशन। सी से डी में भी एक्सपेंशन। देखो ये ए से बी, चेक करो टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? और क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम, कंप्रेशन हो गया। बी से सी, चेक करो एक्सपेंशन है। सी से डी आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, और डी से ए कंप्रेशन। तो ये वीटी ग्राफ बन गया। बना लो इसको, बना के नहीं लाए होगे तुम? तीन क्वेश्चन, कोई भी नहीं बना के लाया गया तुम में से? प्रोसेस के नाम भी लिख लेते तब भी बन जाता।
लिख लिया? बढ़ाओ दूर, जल्दी बढ़ाओ, चले आगे। अच्छा अब देखो अगले में कौन सा ग्राफ गिवन था, अगले में VT गिवन था ना। अब बताओ A से B प्रोसेस का नाम क्या होगा? A से B में टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या चीज है ये? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। B से C में क्या है? आइसोकोरिक, और क्या बोलेंगे इसको? हीटिंग। C से D आइसोथर्मल कंप्रेशन, और D से A आइसोकोरिक कूलिंग। अब इसमें बनाना क्या अपने को? पहला P वर्सेस V। अच्छा PV के अंदर दो आइसोथर्मल है और दो क्या इसमें? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब क्या इन दोनों लाइंस के बीच में ही ग्राफ बनता होगा? और इसमें दो क्या बनाने अपने को? हाइपरबोला बना दो। एक हाइपरबोला बन गया, ये दूसरा हाइपरबोला बन गया ऐसा, और फिर ये दो लाइंस आपस में जोड़ दो। अब पॉइंट्स मार्क करने हैं। ए से बी आइसोथर्मल है और क्या होना चाहिए? एक्सपेंशन। तो ए इधर ले लेते हैं, नहीं उल्टा लेंगे ना, एक्सपेंशन करना है ना अपने को। इधर ले लेते हैं ए और इधर ले लेते हैं बी, हो गया एक्सपेंशन। अच्छा बी से सी में हीटिंग करना है तो टेम्परेचर बढ़ाना है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो ऊपर लाइन जाएगी बी से लेके कहां चले गए? सी। सी से डी आइसोथर्मल और क्या हो गया? कंप्रेशन, और डी से ए क्या हो गया? कूलिंग। ऐसे पीवी के बाद एक और कौन सा बनाना है? पीटी। अच्छा पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कब बनता है? जब प्रोसेस कैसा हो? आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक इसमें दो हैं, एक बीसी और एक डी है, तो मतलब दो लाइन क्या आ रही होंगे ऐसे? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसका इसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल में क्या रहा होगा? कैसे स्ट्रेट लाइन बना दी, दो आइसोथर्मल हो गए। अब इनको जोड़ दो ये वाली। अब ए से बी क्या चाहिए मेरे को? आइसोथर्मल, और क्या चाहिए? एक्सपेंशन। तो ए से बी क्या हो गया? आइसोथर्मल, और एक्सपेंशन करने के लिए प्रेशर कम करना पड़ेगा। बी से सी जाने पे क्या हो रहा है? हीटिंग हो रहा है, हीटिंग करा दिया। सी से डी जाने पे कंप्रेशन करा दिया, प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम कम हो गया। और डी से ए जाने पे टेम्परेचर कम तो कूलिंग हो गई। कर रही नोट? क्यों लिखेंगे? तो टेम्परेचर कांस्टेंट कब से एडियाबेटिक होने लगा? हाँ तो उसमें टेम्परेचर का क्या लेना देना? क्यू जीरो होना चाहिए। नहीं वर्क डन से भी तो हो सकता है, एनर्जी की फॉर्म है, क्यू जीरो होगा सिर्फ। अच्छा पीवी में बताओ प्रोसेस, इसमें अगले में ए बी प्रोसेस कौन सा है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वीटी, तो क्या हो गया? आइसोबारिक। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या होगा? एक्सपेंशन। बी से सी आइसोकोरिक, और टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या होगा? कूलिंग। और सी से ए आइसोथर्मल और कंप्रेशन। देखो अब इसमें ग्राफ बनाना कौन सा है? एक तो पीवी ग्राफ बनाना है। अच्छा पीवी में एक आइसोथर्मल है ना,
और एक वॉल्यूम कांस्टेंट है और एक में प्रेशर कांस्टेंट है, तो ऐसा कुछ बनता हुआ देखना। एक काम, एक बना दिया आइसोबारिक, एक बना दिया आइसोकोरिक, और ये हाइपरबोला शो कर दिया, ऐसे होता हुआ। तो अब ए से बी आइसोबारिक है और एक्सपेंशन है, तो देखो ये ए, ये बी, हो गया एक्सपेंशन आइसोबारिक। बी से सी आइसोकोरिक, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, हीटिंग है तो टेम्परेचर कम, तो कूलिंग है तो टेम्परेचर कम, तो प्रेशर भी कम। सी से डी आइसो, सी से ए आइसोथर्मल कंप्रेशन, हाइपरबोला बन गए। ऐसे एक और कौन सा बनाना है, टी वर्सेस टी। अच्छा, पीटी में एक आइसोकोरिक है तो एक तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता हुआ, फिर एक आइसोबारिक है और एक कैसा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में तो क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबारिक में क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट। और एक आइसोकोरिक था ही। ए से बी चाहिए मेरे को आइसोबारिक, और क्या चाहिए, एक्सपेंशन। तो ये ए से बी, चेक करो एक्सपेंशन हो गया क्या। बी से सी चाहिए मेरे को क्या, अच्छा उल्टा हो गया ना, गलत हो गया ना, ये तो ये नहीं है ग्राफ ना, ये तो ठीक था। मेरे को चाहिए क्या, एक आइसोथर्मल एक एक्सपेंशन चाहिए ना, तो ऐसा ही बनेगा फिर। देखो ये ए हो गया, ए से बी आइसोबारिक हो गया, एक्सपेंशन। बी से सी मेरे को आइसोकोरिक चाहिए था ना, हो गया आइसोकोरिक, और कैसा हो गया, कूलिंग। और सी से ए आइसोथर्मल चाहिए था और कंप्रेशन, तो प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम हो गया, तो ये बन जाएगा। तो इसमें क्या करती है, बन ही ना तो ऐसा बना दिया था मैंने। तो अगर ये ए से बी कर दिया, तो अगला तो बी से सी, तो कौन सा हो गया, आइसोथर्मल, पर बी से सी था कौन सा, आइसोकोरिक। अगर मैं इधर ए इधर बी लेता तो मेरा कंप्रेशन हो जाता, एक्सपेंशन ना होता। सब मैच करना चाहिए ना, प्रोसेस भी, एक्सपेंशन कंप्रेशन भी मैच करना चाहिए ना। ठीक है, ये सीधा एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ना, कि कोई एक दे देगा और कोई एक ड्रॉ करा लेगा। अब बात करते हैं कि प्रोसेस क्या चीज होती है ना, जैसे ये बोल रहे हैं ना आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल तो समझ आ गया, टेम्परेचर कांस्टेंट। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कि किसी एक स्टेट का दूसरी स्टेट में गैस को लेके जाना ना, पहले कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है, फाइनल कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, वो दो टाइप की होगी, उसकी बात करते हैं, तो लिखते हैं प्रोसेस क्या चीज होती है। कोई मैसेज आए तो बताना किसी को। देखो प्रोसेस क्या होता है, कि अगर कभी भी हम सिस्टम की स्टेट को चेंज करेंगे, तो जो जिस पाथ से कर रहे होंगे उसको क्या बोल देंगे, प्रोसेस बोल देंगे। तो लिखो, ए प्रोसेस इज सेड टू अकर इफ स्टेट ऑफ सिस्टम इज चेंज्ड, कि अगर सिस्टम की स्टेट क्या हो, चेंज। तो एक्चुअल में क्या चीज है, ये पाथ होता है ना, कि किस पाथ के अलोंग हमने कराया था, वो कौन बता रहा होगा, प्रोसेस होगा। तो एक पॉइंट और बना के क्या लिख सकते हैं, प्रोसेस इज पाथ along which change is carried out, कि जिस पाथ के अलोंग हम चेंज करा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोसेस बोलते हैं।
तो आइसोथर्मल, आइसोबारिक, ये तो हो ही गई। अब इसमें भी आगे फर्दर होगा, जैसे आइसोथर्मल भी दो तरह का हो सकता है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। तो अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में मेन डिफरेंस क्या होगा? देखो, बात तो हम ऐसा बोल ही सकते हैं कि जो रिएक्शन में होता है कि अगर कोई एक इनिशियल स्टेट थी, हमने कुछ चेंज किया तो उसका कुछ हो गया, मान लो कंप्रेस कर दिया, अब वापस से अगर हम प्रेशर हटा दें तो वापस गैस क्या हो जाएगी, एक्सपेंड, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर कर लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिवर्सिबल प्रोसेस। पर ये मेन डेफिनेशन नहीं है ना। एक्चुअल में रिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज होता है ना, वो नेग्लिजिबल होता है। चेंज क्या होगा, नेग्लिजिबल। और इरिवर्सिबल में चेंज क्या होगा, नेग्लिजिबल नहीं होगा, मतलब सिग्निफिकेंट रहेगा। तो उसका मतलब समझते हैं ना। इसमें दो लिखते हैं, नंबर 1 लिखो रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, अब सुनना इधर, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है। मान लो एक कंटेनर है, इसमें गैस और ऊपर हमने क्या लगा दिया, इस पे पिस्टन लगा दिया, है ना, मूवेबल पिस्टन है। अभी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब बाहर का प्रेशर और अंदर गैस का प्रेशर क्या है, सेम। सेम है तो क्या होगा, पिस्टन अपनी पोजीशन पे रहेगी, ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही। यहां पे अपने पास ना बहुत सारी सैंड पड़ी थी, बहुत सारे सैंड के क्या है, पार्टिकल्स है ना। हमने क्या किया, एक सैंड का पार्टिकल उठाया तो और इसके ऊपर रख दिया। क्या किया, यहां से एक सैंड का पार्टिकल उठाया और यहां रख दिया। क्या कर रहे हैं हम, पुट वन पार्टिकल एट ए टाइम, कि किसी एक टाइम पे हमने एक पार्टिकल रखा। अच्छा, जैसे ही एक पार्टिकल सैंड का रखा हुआ, कोई फर्क हुआ होगा, कोई ऑब्जर्व चेंज नहीं हुआ होगा। एक और पार्टिकल रखने कोई चेंज ऑब्जर्व होगा क्या, नहीं होगा। ऐसे अगर मैं एक एक करके पार्टिकल रखूं और बहुत सारी सैंड जब रखेगी तो क्या होगा, क्या पिस्टन नीचे मूव होगी। पर जैसे जैसे हम एक एक स्टेप में एक एक पार्टिकल रखते, कोई चेंज ऑब्जर्व कर पा रहे थे क्या, नहीं कर रहे थे। पर फाइनली तो क्या हुआ होगा, जब बहुत सारी सैंड रख दी होगी हमने, तो मान लो ये सारी सैंड जब इसके ऊपर आ गई तो इसके ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा होगा। क्या यहाँ पे ये सारी सैंड के पार्टिकल्स आ गए क्या, ये सारी सैंड ऊपर रखी गई, चेक करो। पर जब हम एक एक पार्टिकल रख रहे थे, क्या इसमें बहुत टाइम लगा होगा क्या, चेक करो। ये जो यहां से लेके यहां तक गया, कितने स्टेप में गया होगा, इनफाइनाइट स्टेप्स में। भाई जैसे हमने एक स्टेप करा, कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ, एक और पार्टिकल रखा, कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ। पर वो इनफाइनाइट टाइम के बाद जब देखा तो क्या हुआ, पिस्टन कहां गई, नीचे, मतलब गैस क्या होगी, कंप्रेस। अब एक काम करते हैं, एक एक करके पार्टिकल रखा था, एक एक करके वापस पार्टिकल हटा देते हैं। यहां से फिर क्या किया हमने, रिमूव वन पार्टिकल एट ए टाइम। तो जैसे ही मैंने एक पार्टिकल सैंड का हटाया हुआ, कोई चेंज ऑब्जर्व हुआ होगा क्या, फिर दूसरा हटाया। ऐसे जब मैंने इनफाइनाइट स्टेप में दोबारा सारी सैंड हटा ली होगी तो क्या होगा, ये वापस पिस्टन कहां मूव कर गई होगी, ऊपर। तो क्या जैसे इनिशियल पोजीशन थी वापस वैसे रिस्टोर हो जाएगा क्या, मतलब जहां पिस्टन पहले थी वहीं पहुंच गई होगी। कैसा हो गया क्या, देखो जब पहले कंप्रेस कर रहे थे, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे, बढ़ा रहे थे। और जब गैस एक्सपैंड हुई तो एक्सटर्नल प्रेशर कम कर रहे थे। अगर मैंने बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया तो गैस क्या हो रही थी, कंप्रेस। और एक्सटर्नल प्रेशर हटा दिया तो गैस क्या हो रही थी, एक्सपेंड। तो देखो ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रेशर ऑफ गैस है वो किसके बराबर है, एक्सटर्नल प्रेशर प्लस माइनस डीपी। चेक करो ये बात सही है क्या, यही हो रहा होगा, पहले बढ़ा रहे हैं तो प्लस हो रहा होगा, बाद में माइनस कर रहे हैं तो माइनस हो रहा होगा। अब इस प्रोसेस में जो डीपी की वैल्यू है बताओ, वो बहुत बड़ी है या छोटी रही होगी। जब एक सैंड का पार्टिकल रखा होगा, क्या बहुत ही छोटा रहा होगा, क्या नेग्लिजिबल चेंज रहा होगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो डीपी होता है वो टेंड्स टू क्या होता है, 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसके लिए, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, अगर ऐसा हुआ डीपी की वैल्यू 0 कर दी तो क्या होगा, बताओ। पी एक्सटर्नल और गैस का प्रेशर दोनों क्या होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं थी। तो एक्चुअल में पता क्या होता है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत थोड़े थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं हम, बहुत ही स्मॉल क्या कर रहे हैं, चेंज,
मतलब जो रिएक्शन का या प्रोसेस का ड्राइविंग फोर्स है अगर वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस कभी फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा क्या? कैसा लगेगा? इनफाइनाइट टाइम, क्या इनफाइनाइट स्टेप लगेंगे? फास्ट प्रोसेस है या स्लो प्रोसेस है? बहुत ही स्लो प्रोसेस है। थियोरेटिकल है या एक्सपेरिमेंटल है? बताओ, एक्सपेरिमेंटल तो इन सकता, थियोरेटिकल है। क्या तुम इनफाइनाइट स्टेप में रखोगे क्या? पर इनफाइनाइट स्टेप करा सकते हैं क्या? हम नहीं करा सकते ना। अच्छा, अब सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में कब होंगे? जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या होगा, सेम। क्या इसमें तो हमेशा ही है क्या? तो यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा किस में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में। बस एक पॉइंट याद रखना है, रिवर्सिबल प्रोसेस तब होगा जब ड्राइविंग फोर्स क्या होने वाला है, जीरो। मतलब बहुत छोटा क्या होगा, चेंज होगा ना। लिखो एक बार इतना, फिर इसमें स्टेटमेंट्स लिख देंगे। वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर है। गैस का प्रेशर तो उसके साथ अपने आप चेंज। वेरिएबल कौन सा प्रेशर था, एक्सटर्नल, तो वो चेंज कर दिया। इधर एक्सटर्नल कर दिया, इधर गैस कर। ये कर लेना इसको ना, पलट देना। तो तू बातें कर रहा है, चेंज कर लेगी। वेरिएबल प्रेशर एक्सटर्नल था ना, वो गैस का प्रेशर लिख दिया था, तो उधर करना पड़ता प्लस माइनस डीपी, तो बदल दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो ये और एक ही है। जब भी हम वर्क डन के फॉर्मूले डिराइव कर रहे होंगे ना, पी एक्सटर्नल की जगह पी गैस रख देंगे जब कौन सा प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। इनफाइनाइट स्टेप में एक एक हैंड का पार्टिकल रख सकता है। थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस है ही थियोरेटिकल प्रोसेस। लिख लेगा। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं ना। पहली बात तो क्या लिखेंगे, इन रिवर्सिबल प्रोसेस द ड्राइविंग फोर्स अप्रोचेस टू जीरो। ड्राइविंग फोर्स कौन है यहाँ पे, चेंज इन प्रेशर डीपी, और वो क्या हो रहा है, जीरो। अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, अगर ये जीरो होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर बराबर, तो हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में।
in reversible process, system and surrounding are always in equilibrium। तो यहां से एक और चीज भी पता चली कि अगर कभी हम एक्सपेंशन कंप्रेशन में बात कर रहे होंगे तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम। ये कैसा प्रोसेस होगा, इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। कंप्लीशन में क्या लगेगा, इनफाइनाइट टाइम। तो एक ऐसा प्रोसेस होगा, इट इज ए थियोरेटिकल प्रोसेस। चेंज इन प्रेशर, गैस कंप्रेस कैसे हो रही थी, जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे थे, मतलब प्रेशर चेंज कर रहे हैं, तो प्रेशर चेंज उसमें क्या है, ड्राइविंग फोर्स है, मतलब डीपी, और वो क्या हो गया, जीरो, अप्रोचेस टू जीरो, नेग्लिजिबल। अच्छा, रिवर्सिबल के अंदर डीपी जीरो है, इरिवर्सिबल में ये डीपी क्या होगा, डेल्टा पी, मतलब बड़ा चेंज होगा, वो जीरो नहीं होने वाला ना। ठीक है, मतलब एक ब्लॉक उठा के रख दो ऊपर, सीधा क्या किया हमने, एक ब्लॉक उठाया और उसके ऊपर रख दिया, तो क्या होगा, एकदम से गैस की होगी कंप्रेस, तो वहां पे तो चेंज नजर आ रहा है, तो चेंज नजर आया तो वो कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो मतलब वहां ड्राइविंग फोर्स जीरो नहीं होगा, हटाएंगे तो हट जाएगा, वो तो एकदम से गैस का एक्सपैंड होगी। कौन सा होगा, रिवर्सिबल क्यों हुआ, जो इनिशियल फाइनल में हो जाएगा, वो तो अगर हटाया तब हुआ ना, ना हटाते तो इसमें जब भी होगा तो हटाएंगे। क्यों, मैंने कहीं ऐसी बात लिखी मैंने अभी तक कि वापस वही पोजीशन आ जाए तभी रिवर्सिबल, इनिशियल फाइनल सेम तो है, पर मैंने कहीं स्टेटमेंट में लिखा कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है जिसमें इनिशियल फाइनल सेम हो, नहीं लिखा ना, इनिशियल फाइनल हर स्टेप पे सेम होना चाहिए था। हम तो क्या चेक करें, प्रोसेस का पहला और दूसरा, हर चेंज का तो इनिशियल और फाइनल होगा। जब मैंने एक सैंड पार्टिकल रखा, वो पहले वाला रखने से पहले क्या था, इनिशियल, रखने के बाद क्या था, फाइनल। क्या वो प्रोसेस है ना, जब मैंने ब्लॉक रख दिया तो पहले का इनिशियल फाइनल, फिर वो दो प्रोसेस हो गए ना, पहले रखा एक प्रोसेस, वो हटाया तो फिर वो अगला प्रोसेस। बस याद रखना कि ड्राइविंग फोर्स जीरो हो गया तो रिवर्सिबल, नहीं हुआ तो इरिवर्सिबल। दूसरा पॉइंट लिखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर इसको भी ऐसे शो करना हो डायग्राम में, कैसे शो करेंगे, यहां बाहर क्या पड़ा था अपने पास, एक ब्लॉक पड़ा था जिसका मान लो मास कितना है, m, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, क्या रखते ही चेंज ऑब्जर्व हुआ होगा क्या, गैस क्या होगी कंप्रेस। तो यहां से यहां जाने पे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और अगर मैं इसको हटा दूं तो एक्सटर्नल प्रेशर कम कर रहे होंगे, तभी गैस क्या हो रही होगी, एक्सपैंड हो रही होगी। तो यहाँ पे हमें डीपी तो नहीं लिख सकते क्या, चेंज हो रहा होगा अच्छा खासा, तो जो लिखेंगे हम पी एक्सटर्नल, उसको क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ गैस प्लस माइनस डेल्टा पी। देखो प्लस माइनस लिख रहे हैं, किसी या तो प्लस हो रहा होगा या फिर माइनस हो रहा होगा। अगर गैस को कंप्रेस कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ रहा होगा। अगर एक्सपैंड कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, माइनस। यहां पे ड्राइविंग फोर्स क्या है, नॉन जीरो, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा पी इज नॉट जीरो।
अब वही जो पॉइंट्स उसके लिखे थे क्या पलट पलट के लिख दे क्या? पहला पॉइंट उसमें क्या लिखा था बताओ? इन रिवर्सिबल प्रोसेस ड्राइविंग फोर्स अप्रोचेस टू जीरो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इन इरिवर्सिबल प्रोसेस ड्राइविंग फोर्स इज नॉन जीरो, मतलब सिग्निफिकेंट को चेंज रहा होगा ना। तो क्या लिखेंगे? इन इरिवर्सिबल प्रोसेस ड्राइविंग फोर्स इज नॉन जीरो। उसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखा था कि सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा किसमें होते हैं? इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि बीच में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं, हमें तो सिर्फ स्टार्टिंग का पता और बाद का पता है। तो क्या लिखेंगे? एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर बराबर नहीं रख सकते ना। प्रोसेस सिस्टम एंड सराउंडिंग आर नॉट इन इक्विलिब्रियम ऑलवेज, हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे ये। अच्छा ये स्लो स्टेप होगा या फास्ट स्टेप होगा? मतलब प्रोसेस फास्ट प्रोसेस होगी। इट इज फास्ट प्रोसेस। फाइनाइट टाइम में पूरी या इनफाइनाइट टाइम में? अभी बताता हूँ। फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन अभी बात करते हैं। फाइनाइट टाइम का मतलब क्या है? मान लो एक बड़ी ईंट थी, पूरा ब्लॉक था, तोड़ दो, दो बारी में रख दो, कितने स्टेप में हो जाएगा प्रोसेस? दो में। और छोटा तोड़ दो उसको। मान लो एक्सटर्नल प्रेशर मेरे को 6 ATM करना था, बढ़ाना था, मतलब मैं एकदम से या तो 6 बढ़ा दूं या मैं ऐसे करूँ एक बार 3 बढ़ाऊं एक बार 3 बढ़ाऊं, कितने टाइम में स्टेप में हो गया? दो में। फिर मैं करूँ नहीं, एक बार दो, एक बार दो, एक बार दो, कितने स्टेप हो गए? 3। एक बार एक एटीएम, एक एटीएम, एक एटीएम, एक एटीएम, 6 बार भी कर सकता हूँ ऐसे में। तो ऐसे अगर मैं बहुत छोटा करता जाऊं, क्या नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते जाएंगे क्या? और नंबर ऑफ स्टेप बढ़ेंगे तो क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको चेंज हो जाएगा? रिवर्सिबल में। सोच के देखो, अगर यही स्टेप्स मैं बहुत छोटे करता रहूं तो क्या होता रहेगा? हाँ वो फिर अभी .1 है। 0.001 जब कर दूंगा तब क्या होगा? रिवर्सिबल हो जाएगा। हाँ इन्फाइनाइट टाइम लगेगा ना, तो वो कौन सा हो जाएगा फिर? इरिवर्सिबल प्रोसेस चेंजेस टू रिवर्सिबल। क्या फिर नंबर ऑफ स्टेप्स इन्फाइनाइट की तरफ लेके जाने पड़ेंगे, तब जाके प्रोसेस कौन सा होगा? रिवर्सिबल। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने हम स्टेप्स छोटे करते जाएंगे, मतलब तोड़ते जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे, तो क्या जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है रिवर्सिबल के पास जा रहा होगा क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस जैसे डेल्टा पी है किसमें? वो तो स्टेप्स तो इनफाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए, वो है ही थ्योरेटिकल प्रोसेस। ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर, याद रखना कि जब नंबर ऑफ स्टेप्स इनफाइनाइट को टेंड कर देंगे तब एग्जैक्टली रिवर्सिबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिवर्सिबल। तो अभी हम सिर्फ क्या बात लिखेंगे? एज नंबर ऑफ स्टेप्स या स्टेजेस, कुछ भी बोलो ना, इंक्रीजेस, तो इससे क्या होगा भाई? इरिवर्सिबल प्रोसेस किसके पास जा रहा होगा? रिवर्सिबल के। अब इरिवर्सिबल को IRR लिख रहा हूं ना, गोज क्लोजर टू रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं नंबर ऑफ स्टेजेस तो नंबर ऑफ स्टेप्स और स्टेजेस टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो क्या होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस टेंड्स टू रिवर्सिबल, मतलब चेंजेस टू रिवर्सिबल प्रोसेस।
अच्छा, जब हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं तो हमें हर पॉइंट का आइडिया होता है क्या? जैसे अगर मैंने एक काम किया, ऐसा बनाया कि ये मेरा एक इनिशियल, कोई भी एक प्रोसेस लिया, पीवी मान लो, ऐसा, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ऐसे जा रहा है, कि मेरे को हर पॉइंट का आइडिया क्या? कोई मेरे से बीच में पूछ ले कि इस पॉइंट पे क्या रहा होगा, प्रेशर भी पता है ग्राफ में और वॉल्यूम भी पता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी निकाल लेंगे। अगर बोलते हैं इस पॉइंट पे बताओ, क्या हर पॉइंट का आइडिया क्या अपने को? तो जब भी ग्राफ प्लॉट हो जाता है तो अपने को क्या पता होता है? हर पॉइंट का आइडिया, मतलब हर छोटे छोटे स्टेप की जानकारी है क्या? तो वो कौन सा हो जाएगा? रिवर्सिबल। और अगर मेरे को सिर्फ ऐसा बता दे, कहते ये ग्राफ है, कुछ नहीं, ग्राफ नहीं होता है, इनिशियल और फाइनल बता दे बस, क्या बीच में क्या हो रहा है पता है क्या अपने को? वो कैसे क्या, कुछ भी आइडिया नहीं है। आप बोल दे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, पर ये नहीं पता कि कैसा ग्राफ है या प्रेशर कांस्टेंट है, सिर्फ क्या दे दिया उसने? इनिशियल और क्या दे दिया? फाइनल। तो ऐसा अगर दे दे तो क्या पता हो कौन सा ग्राफ होगा? इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल पहचानने का तरीका क्या है? अगर कभी भी कोई ग्राफ प्लॉट कर दिया तो वो कौन सा होगा? रिवर्सिबल। सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट दे दी, बीच में क्या हो रहा है नहीं पता चले, तो कौन सा होगा? इरिवर्सिबल। क्योंकि इरिवर्सिबल में क्या हो रहा था, ये ब्लॉक रखा, सीधा फाइनल स्टेट आ गई, ये इनिशियल थी, ये कौन सा हो गया? फाइनल। बीच में क्या हो रहा पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा। पर जब एक एक सेंड का पार्टिकल रख रहे हैं तो हर पॉइंट का आइडिया है क्या? तो जब भी हर पॉइंट के बारे में पता होगा तो वो क्या होगा? रिवर्सिबल। मतलब ग्राफ प्लॉट हो गया तो रिवर्सिबल, ग्राफ नहीं बना तो इरिवर्सिबल। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ऐसे नोट डाल के एक बात लिखो, ऐसे ही पहचानेंगे हम। चलो नोट में से 2 पॉइंट बना देते हैं। पहला लिखो, ग्राफ ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी प्लॉटेड, पर इरिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट बता सकते हैं ना। रिवर्सिबल प्रोसेस है, हाँ, वो कन्वर्ट कर सकते हैं इरिवर्सिबल फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। वो तो मेरे को 6 एटीएम चेंज करना था, मैं पहले बहुत छोटे छोटे करता, सीधा उठा के रख दो अपना, वही है वो। कैन नॉट बी प्लॉटेड। अब मैं ना 2 चीजें बताऊंगा, तो मैं प्रोसेस के नाम बताने हैं उनके ना। ये सिर्फ मेरी एक रेफरेंस लाइन है, कोई ग्राफ नहीं है। बताओ पहले वाले का प्रोसेस का नाम बताओ क्या है? रिवर्सिबल कौन सा? क्या आइसोकोरिक है क्या? प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा, तो आइसोकोरिक हीटिंग है, और ग्राफ बन गया तो कौन सा है? रिवर्सिबल। तो अब इसका पूरा नाम क्या होगा? रिवर्सिबल आइसोकोरिक, और क्या बोलेंगे? हीटिंग। कैसी बोलेंगे क्या इसको? अच्छा, दूसरे वाले में अब क्या पता है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल, बस वो रेफरेंस लाइन से ये पता चल रहा है कि दोनों में वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। और ए से बी जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, भाई इनिशियल ए या फाइनल बी है, तो ए से बी जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा? ए बी लिख देते हैं इसको। तो कोई कहते हैं मैं तो प्रोसेस बी ए मानूंगा, तो हमने पहले लिख दिया प्रोसेस क्या है? ए बी, मतलब इनिशियल ए फाइनल बी। तो इसको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल आइसोकोरिक हीटिंग। तो अगर सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पता हुआ तो इरिवर्सिबल, और पूरा ग्राफ बन रहे तो रिवर्सिबल। अब सेकंड पॉइंट सुनना, अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा देना वर्क इज डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो मतलब वो कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। कभी नहीं लिख के देता है रिवर्सिबल ना, रिवर्सिबल तो फिर भी बोलता है ए गैस इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली आइसोथर्मली, मतलब आइसोथर्मल और कैसा है? रिवर्सिबल है।
पर कभी भी इरिवर्सिबल के लिए लिखता है, ऐसे लिखता है गैस इज एक्सपेंडेड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब वो कौन सा प्रोसेस हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर कभी ऐसा बोल देना वर्क इज डन, चाहे वर्क ना ऐसे लिखा जाएगी अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ना, तो इसका मतलब क्या आइडेंटिफाई कर देंगे कि यहां से ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यही दो मेन चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए ना क्वेश्चन के अंदर कि प्रोसेस रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल। अब नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे से टर्म्स हीट के बारे में आएंगे। स्पेसिफिक हीट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। क्या चीज होता है स्पेसिफिक हीट, हाँ भी बता नैतिक, इससे पूछ तो कभी तो जैसे अच्छा वो उसने तो पढ़ा हुआ है, हाँ भी तू बता स्पेसिफिक हीट सेम ही जगह होगा तुम, वो बोलता है। हाँ, डेफिनेशन बतानी है, कुछ नहीं बताना, सिंपल सा। और कौन बताएगा, ये तो नौवीं में भी आता हुआ, वो तो टोटल हीट हो जाता है ना। 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना हो तो जितनी हीट देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। क्या चीज है, मास कितना होना चाहिए 1 ग्राम, टेम्परेचर कितना राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो जितनी हीट देनी पड़ेगी वो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट। अच्छा स्पेसिफिक मटेरियल डिपेंडेंट होगा, एक ऐसा मटेरियल है ना, तो लिखो द अमाउंट ऑफ heat required to raise temperature of 1 gram of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। ध्रुव तूने भी पढ़ लिया क्या, तुम्हारा हो गया ना चैप्टर, अब तेरे से पूछूंगा फिर अगली बार, उसने तो पढ़ रखा होगा, अरे तू तो शॉपिंग पे जाता है, कहाँ पे, शोभित पे तो जाता है, शोभित पे हो चुका है चैप्टर, पता तेरे को ये, है ना। अच्छा भाई वैसे सोचो इसकी यूनिट क्या होगी, एनर्जी पर ग्राम, जूल पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम, है ना। तो क्या होगा इसकी अगर यूनिट की बात करें, एनर्जी पर ग्राम, ठीक है। तो देखो केमिस्ट्री में ना हीट कैपेसिटी ज्यादा फिजिक्स में जरूरत पड़ती है कैलोरीमेट्री के टाइम पे ना, क्योंकि कैलोरीमेट्री में हमेशा ऐसा होगा कि एक सब्सटेंस है, कोई हायर टेम्परेचर है, किसी का लोअर टेम्परेचर है, फाइनल इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर पूछेगा, तो जितनी हीट लॉस हुई उतनी हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब, तो दोनों का बराबर कर देते हो एमएस डेल्टा टी एमएस डेल्टा टी, तो वहां से फाइनल टेम्परेचर निकाल लेते हैं, तो वहां ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब मैं तुमसे अगर ऐसा पूछूं कि m ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना हो तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, m इंटू एस, 1 ग्राम के लिए कितनी लग रही है s, तो m ग्राम के लिए कितनी लगेगी m इंटू एस। अच्छा यही m ग्राम ही सब्सटेंस है, अब टेम्परेचर 1 डिग्री नहीं राइज करना, डेल्टा टी राइज करना है, तो अब कितनी हीट लगेगी m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, तो ये जो m s डेल्टा टी कितनी हीट होगी है, m ग्राम मास का टेम्परेचर कितना राइज करने के लिए डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो टोटल हीट Q लिखेंगे हम, अगर मैं ऐसा लिख दूं m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, अगर इसका सिग्निफिकेंस लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ये Q क्या चीज है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ, कितना ग्राम ले लिया हमने m ग्राम, सब्सटेंस बाय डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, करो सही है।
m ग्राम के लिए हीट कितनी होगी ms, और 1 डिग्री सेल्सियस के लिए इतनी लगती डेल्टा टी के लिए ms डेल्टा टी होगा। हीट कैपेसिटी, अभी मोलर की नहीं बात कर रहे हैं ना, अभी सिर्फ हीट कैपेसिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। अच्छा, अगर एक रिलेशन बता दूं, C इज इक्वल टू m इंटू एस, सी की वैल्यू क्या होती है अगर m इंटू एस, तो डेफिनेशन बना सकते हैं कि अब उसमें 1 ग्राम, तो यहाँ पे कितना ग्राम होगा m ग्राम, और टेम्परेचर कितना राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या हो जाएगी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी। अच्छा, हीट कैपेसिटी अब अमाउंट पे डिपेंड करेगी ना, तो m ग्राम है भाई किसी का। मोलर की जब बात कर रहे हैं तो अब अमाउंट फिक्स हो जाएगा। लेकिन इसमें स्टेटमेंट, देखो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise temperature of m gram of substance by 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये जो C होगा इसको क्या लिखेंगे, m मल्टीप्लाइड बाय s, है ना। ये आगे बड़ा काम आएगा, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर नाम का टॉपिक आएगा लास्ट लास्ट में थर्मोडायनेमिक्स में ना, तो वहां पे हम हर बार ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे C डेल्टा T, C डेल्टा T क्यू को, तो m इंटू एस को पूरा क्या लिख देंगे, C हीट कैपेसिटी। सर क्या वो चीज है ना, उसमें MS डेल्टा डी है। हाँ, तो एम एस डेल्टा टी है ना, तो उस एम एस डेल्टा टी को क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी इंटू डेल्टा टी। एम इंटू एस को क्या लिख देंगे, सी, तो क्यू क्या हो जाएगा फिर सी इंटू डेल्टा टी। अब इसके बाद आएगी, अब केमिस्ट्री में ये चीज इंपॉर्टेंट चलेगी, मोलर हीट कैपेसिटी। क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी एम। अच्छा, अब नाम से पता चल रहा है मोलर का मतलब कितना मोल, 1 मोल। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर राइज करना हो तो उसको क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। ये दो तरह की होती है मोलर हीट कैपेसिटी, एक कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी लिख देते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या लिखते हैं, सीवी। तो इसको हम दो अलग अलग करके लिखेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी ना लिख के दो अलग अलग पार्ट करेंगे। इसके कितने पार्ट होंगे, दो, एक कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो इसको ए पार्ट बनाओ इसका, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो, बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन तो ये है, सी एम क्या चीज हो गया, मोलर, और वी क्या चीज हो गया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पर हर जगह लिखा क्या मिलेगा, अच्छी किताबों में सी एम वी लिखा मिलेगा, पर पेपर वेपर में सीवी लिखा मिलता है। सीवी का मतलब क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, और वी स्टैंड फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मतलब क्या चीज है, ध्यान से सुनना, कि मेरे पास कोई भी गैस है और उसका वॉल्यूम मैंने फिक्स कर दिया, मतलब उसको क्लोज कंटेनर में डाल दिया, तो मैं कितनी हीट दूं बाहर से ताकि उसका टेम्परेचर कितना राइज हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसको क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो लिखो इसमें, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius at constant volume
ये इंपॉर्टेंट बात है, ऐड करना पड़ेगा किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इज कॉल्ड एज, सीवी लिख दूं क्या, पूरा नाम लिखना, इज कॉल्ड एज सी, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर n मोल्स का टेम्परेचर राइज करना हो 1 डिग्री सेल्सियस, तो n इंटू सीवी, और अगर 1 की जगह डेल्टा टी राइज करना हो तो n इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी। तो अगर मैं ऐसे लिखूं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यूवी, इसका सिग्निफिकेंस देखना, ऐसे लिख देते हैं एन सीवी डेल्टा टी। अच्छा, अभी क्यूवी कौन सी हीट होगी, हीट रिक्वायर्ड, पहले तो पूरा लिखते हैं, टू रेज टेम्परेचर ऑफ, कितने मोल्स हो गए यहाँ पे, एन मोल्स, बाय डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, और आगे लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो पूरा एन सीवी डेल्टा टी क्या चीज हो गया, एन मोल्स का टेम्परेचर कितना राइज करना है, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। इसी को शॉर्ट फॉर्म में पता क्या लिखता है, और सिंपल सा लिख देगा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पूरी केमिस्ट्री या फिजिक्स में कभी ऐसे है ना, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका मतलब क्यूवी, मतलब एन सीवी डेल्टा टी। डेल्टा टी केल्विन भी बोल सकते हैं। डिफरेंस केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम ही होता है ना। फिर इसी में स्टेटमेंट अगली बना दो, सब कुछ सेम कर देंगे, जहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम होगा उसकी जगह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर, सीवी की जगह क्या हो जाएगा, सीपी, और क्यूवी की जगह क्यूपी। सीपी और सीएमपी, या फिर सिंपल क्या लिख देते हैं, सीपी। सेम लिख दो डेफिनेशन, बस क्या चेंज कर देंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं लिखता रहता हूँ, लिख लो साथ साथ में, अमाउंट ऑफ heat required to raise temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius at constant pressure is called as C. तो QP क्या हो जाएगा, N इंटू CP इंटू डेल्टा टी। तो क्या बोलेंगे इसको, ये क्या चीज है, by delta T degree Celsius at constant pressure। इसी को क्या बोल सकते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर।
देखो हीट एंड वर्क बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना। कोई की गैस वर्क कब करती होगी, एक्सपेंशन या कंप्रेशन, जब बाहर से हीट दे रहे होंगे तभी होता होगा, या हीट निकाल रहे होंगे, तो उसकी बात करते हैं। अब देखो होता क्या है, लोग ऐसे रटवा देते हैं, वैल्यू ऑफ सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। सीपी ज्यादा होता है किससे, सीवी से, वो कहते हैं सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। आज पता तो चले क्यों ऐसा होता है कि सीपी ज्यादा सीवी कम, है ना। तो उसके बारे में एक बात लिखते हैं, मैं स्टेटमेंट में लिखूंगा, पर पहले बिना स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल से बात करते हैं ना। देखो दो प्रोसेस कराते हैं, ठीक है, ये नोट नहीं करना, बस सुनना है। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्लोज कंटेनर है क्या, यहां पे मैंने कोई गैस फिल कर दी, ये कौन से पे हो गया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मैं चाहे हीट बीट करूं, क्या गैस एक्सपैंड तो नहीं हो सकती, कंटेनर ही फिक्स है, ना एक्सपैंड हो सकती ना कंप्रेस, इसका कुछ भी नहीं हो सकता ना। अगर मेरे को कांस्टेंट प्रेशर रखना हो, तो मेरे को वॉल्यूम तो नहीं कांस्टेंट रख सकता मैं, तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, ऐसे पिस्टन मूवेबल। ये किस पे हो रहा होगा प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक। मान लो ये वाला था, दोनों गैस सेम है, दोनों में एक एक मोल गैस है। कितने मोल गैस है इसमें भी, एक मोल, इसमें भी कितना है, एक मोल। पहले मान लो दोनों का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 से कितना करना है, 28। तो यहाँ पे जो मैं हीट दूंगा वो सिर्फ कहाँ यूज हो रही होगी, टेम्परेचर राइज करने में। क्या वर्क हो सकता है क्या यहाँ पे, वर्क पॉसिबल नहीं है। तो मान लो वैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे क्यू लगा कितना, ऐसे रैंडम बोल दिया 10 जूल लगे, कितना जूल लगा, 10 जूल। अब अगर देखो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर वाले पे एक ही मोल था, 27 डिग्री सेल्सियस 28 करना था। अगर मैं यहाँ पे हीट सिर्फ 10 दूं, क्या टेम्परेचर राइज हो जाएगा क्या, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस राइज होगा क्या, या उससे कम होगा, सोच के देखो। देखो मैं अगर थोड़ा सा भी इसको हीट करना शुरू करूंगा तो गैस तो एक्सपेंड होगी क्या, तो यानी कि कुछ हीट किस में कन्वर्ट होगी वर्क में, हीट किस में कन्वर्ट हो रही होगी, वर्क। तो यहाँ पे वर्क भी करवाना है, मतलब गैस को एक्सपैंड भी होना है और उसका टेम्परेचर भी राइज होना है। तो हीट 10 से ज्यादा लगेगी या 10 से कम लगेगी, 10 से ज्यादा। यानी कुछ पार्ट कहाँ एब्जॉर्ब हो गया, वर्क डन में, और वर्क भी हो गया और टेम्परेचर राइज करने के लिए भी हीट देनी पड़ेगी, तो टोटल क्या लगी, 10 से ज्यादा। तो यानी कि यहाँ पे जो क्यू देना पड़ेगा वो क्या होगा, 10 से ज्यादा। तो इसमें ज्यादा हीट देनी पड़ी या इसमें देनी पड़ी, कांस्टेंट प्रेशर वाले में। तो यहाँ जो हीट लग रही होगी उसकी वैल्यू क्या बोलेंगे, सीपी, और यहाँ क्या बोलेंगे, सीवी। क्या सीपी की वैल्यू सीवी से क्या होती है, ज्यादा। रीजन अगर पूछ लेना क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर में कुछ हीट कहाँ यूज होगी, गैस को एक्सपैंड होने में। अच्छा अगर तुमसे पूछ ले कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, सीपी माइनस सीवी, अब वो तो आर रटे ना बने। अब वो होता क्या है, इस डेफिनेशन से समझते हैं। सीपी माइनस सीवी किसके बराबर है, दोनों में क्या चीज डिफरेंस है, टेम्परेचर तो दोनों में 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा है, हीट तो उन दोनों के लिए सेम लग रही होगी। यहाँ जो एक्स्ट्रा लग रही है वो किस में लग रही है, एक्सपेंशन का वर्क है क्या। यहाँ जो एक्स्ट्रा, इस वाले केस में जो एक्स्ट्रा हीट लगी वो कौन सी लगी, कि जितना गैस में क्या कर रही है, वर्क कर रही है। मान लो 2 जूल का वर्क कर रही होती तो सीपी माइनस सीवी किसके बराबर होता, 2 के बराबर होता है, नहीं होता। अब सीपी माइनस सीवी क्या चीज है, ध्यान से सुनना। एक मोल गैस, कितने मोल गैस है, एक मोल, अगर उसका टेम्परेचर कितना राइज कराएं, 1 डिग्री सेल्सियस, तो जितना वो वर्क करेगी वही सीपी माइनस सीवी होगा क्या, वही डिफरेंस होगा। तो सीपी माइनस सीवी का डिफरेंस क्या है, एक मोल गैस जब एक्सपैंड होती है, जब टेम्परेचर कितना राइज करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें जितना वर्क होगा वही इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस। क्योंकि दोनों में सिर्फ एक्स्ट्रा क्या चीज है, वर्क डन। यहाँ वर्क हो नहीं रहा, यहाँ पे वर्क हो रहा है, तो दोनों को माइनस कर दें तो किसके बराबर आएगा, वर्क के बराबर ही आएगा। अच्छा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये होता है ना, मतलब पी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। देखो अपने को क्या पता है, पी इंटू डेल्टा वी, यही वर्क होगा मैग्नीट्यूड तो। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू, एक गैस है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 1, एक ही मोल है, तो पीवी इज इक्वल टू आर टी। प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज निकालो, तो पी इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू डेल्टा टी। ये सुना है सर, चेंज निकालो तो डेल्टा पीवी लिख देते हैं, पी तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, पी इंटू डेल्टा वी। इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है ना, पी बाहर आ गया, डेल्टा वी, आर इंटू डेल्टा टी। अब टेम्परेचर कितना राइज करना है, तो मतलब डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 1, तो पी इंटू डेल्टा वी किसके बराबर हुआ, क्या यही वर्क है क्या। जब एक मोल गैस कितना टेम्परेचर राइज करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस, तो वर्क कितना होता है, आर के बराबर। तो इसलिए सीपी माइनस सीवी किसके बराबर होता है, आर। तो अब ये सारी चीजें हम स्टेटमेंट में लिखने वाले हैं ना, तो लिखते हैं इसको।
चलो ऐसे नोट डालो एक, इसमें लिखो, लिखो वैल्यू ऑफ सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। हर सब्सटेंस के लिए सीपी की वैल्यू सीवी से क्या रही होगी, ज्यादा। अब लिखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन की एक्चुअल में यहाँ पे क्या चीज हो रही है ना। तो पता चल गया डेफिनेशन से, कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई वर्क नहीं हो रहा, कांस्टेंट प्रेशर में एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, वर्क, वही डिफरेंस है। तो ऐसे ए पार्ट लिखो, मैंने गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, द गैस इज नॉट अलाउड टू एक्सपेंड। वॉल्यूम में कांस्टेंट हो गया तो एक्सपेंड नहीं हो सकती ना, नॉट अलाउड टू एक्सपेंड। Therefore, in case of CV, heat is only required to raise temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius। तो सीवी के में जितनी हीट चाहिए वो सिर्फ किसके लिए चाहिए, ताकि टेम्परेचर क्या हो, राइज हो ना। पर कांस्टेंट प्रेशर में दो काम हो रहे होंगे, वर्क भी और टेम्परेचर राइज भी, तो एक्स्ट्रा हीट लगेगी। दूसरा लगते मैंने गैस इज हीटेड at constant pressure it will expand, गैस expand होगी। Therefore gas has done some work, क्योंकि एक्सपेंशन में गैस को वर्क करना पड़ेगा, against external pressure। अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। अब देखना ये वर्क करने के लिए एनर्जी कहां से मिलेगी, जो बाहर से हम दे रहे हैं। सो मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर of 1 mole of substance by 1 degree Celsius। तो ये रीजन हुआ कि क्यों सीपी की वैल्यू सीवी से क्या होती है, ज्यादा। और जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाय गैस व्हेन हीटेड थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो वो भी लिख देते हैं कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होने वाला है। तो लिखो द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सीवी इज वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ गैस। देखो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन का कोई मतलब नहीं होगा वर्क डन में ना, बाय 1 मोल ऑफ गैस ऑन एक्सपेंशन when heated through 1 डिग्री सेल्सियस। अब यहां से हम डिराइव करके लाएंगे।
बहुत सारा वीडियो। आइडियल गैस की इक्वेशन बताओ। एक मोल कर देते हैं क्योंकि एक मोल गैस की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू आर इंटू में टी। सही है तक? अच्छा, दोनों तरफ चेंज ले लेते हैं, डेल्टा ऑफ पी इंटू टी, ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा ऑफ आर इंटू टी। देखो वर्क डन जो निकालना है वो कांस्टेंट प्रेशर पे निकालना है क्या? अच्छा, कोई चीज कांस्टेंट हो तो वो ऐसे डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता होगा, चेंज से, तो यहां से बाहर आ जाएगा कि डेल्टा से, तो क्या बन जाएगा, P मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। ये क्या हो गया, R इंटू डेल्टा टी। आर भी कांस्टेंट है। अब बताओ मॉड ऑफ वर्क का फॉर्मूला क्या होता होगा? क्या P इंटू डेल्टा भी होगा क्या? यहां तक सही है। अगर मैं यहां पे लिखूं 4 1 मोल ऑफ गैस एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ मॉड ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? क्या P इंटू डेल्टा वी, और वो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। देखो P इंटू डेल्टा वी किसके बराबर, R इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू 1 करी क्योंकि किसकी टेम्परेचर चेंज कितना करना था, 1 डिग्री सेल्सियस, तो वर्क किसके बराबर आ गया, R के बराबर। क्या यही तो डिफरेंस था दोनों के बीच में? तो क्या आ गया, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इस इक्वेशन का नाम होता है, इसको मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं, मेयर्स इक्वेशन। लिख लो इसको, Cp माइनस Cv इक्वल टू, जो स्कूल का बच्चे पेपर देंगे फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा, डेराइव Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ठीक है, तो ये एक्चुअल डिफरेंस है Cp माइनस Cv का ना। डेफिनेशंस में क्वेश्चन आता है, ऐसे बोलते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ Cp माइनस Cv। तो सिग्निफिकेंस क्या है Cp माइनस Cv का, वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ गैस व्हेन हीटेड थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ये इस बार संडे को टेस्ट होगा भी। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ, और एरोमेटिसिटी भी कर, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी। संडे को होगा इस बार टेस्ट ना। आ जाने लगा उसके 5 बजे।